स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 से लेकर 11 तक क्लासेज ऑलरेडी आपको करवा दी हैं और जो क्वेश्चंस हैं ये सभी ट्रेड के लिए फर्स्ट ईयर में कॉमन है। आईटीआई आप किसी भी ट्रेड से कर रहे हैं, 1 ईयर वाली आईटीआई है तो भी आपके क्वेश्चन जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लस 2 ईयर वाली ट्रेड है तो उसके फर्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए। इससे रिलेटेड टेस्ट और पीडीएफ आपको globaliti.org पर फ्री आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 12 है आज, 1 से 11 की जो अगर आप पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट कैसे आएगा? सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करना होगा आपको ग्लोबल आईटीआई। इस चैनल जब ओपन होगा तो इसके ऊपर चैनल के ऊपर ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फोटो लोगो इस तरह से आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वीडियोज प्लेलिस्ट, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और यहाँ वीडियो जिसके पहले की देखिए जरूर, क्योंकि सीरियल वाइज देखेंगे और इसके ही कुछ क्वेश्चन। ये जो आप आज का टॉपिक है, मैं टॉपिक बता दूं, टॉपिक का नाम है OSSEE। ठीक है, क्या है? ऑक्यूपेशनल। ठीक है, ओ से क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उसके बाद है हेल्थ, हेल्थ के बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद ई से एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है जिसको आप कह सकते हैं व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एंड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, इसका हिंदी में होगा। तो ये फिलहाल इसका फुल फॉर्म है। इसके 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिए हैं और आज 21 से 40 कराएंगे। ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सेफ्टी और रिलेटेड, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर कॉमन सेंस की क्वेश्चन है जो हम आप जानते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हजार्ड शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा तो इसको मैं बता दूं। हजार्ड मीन्स होता है डेंजर, खतरा, ऐसी कोई चीज़ जो आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, मानसिक, फिजिकली, बायोलॉजिकली। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली, किसी भी प्रकार से जो हमें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो हजार्ड, ये शब्द बार बार आएगा। ठीक है, तो कह रहा है केमिकल हजार्ड कैन बी कॉज्ड बाई। केमिकल हजार्ड मैंने आपको बताना, फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, अलग अलग प्रकार के खतरे हैं, तो कभी इसको एक्सप्लेन करेंगे अगर वहाँ, फिलहाल तो ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो कह रहा है रासायनिक खतरों, ठीक है, के कारण हो सकते हैं। रासायनिक खतरा किस वजह से हो सकता है, या इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन सी वजह हो सकते हैं रासायनिक खतरे का। ठीक है, जिसकी वजह से रासायनिक खतरा हो सकता हो। तो रासायनिक खतरा किस प्रकार का हो सकता है, ये भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो रासायनिक जो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आग लग सकती है, आग पकड़ने वाला पदार्थ, या फिर कोरोसिव सब्सटेंस, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से जंग लगती हो। ठीक है, जंग लगता है ना, कोरोजन, कि जैसे कुछ केमिकल्स वगैरह ऐसे होते हैं कि आपके मेटल वगैरह जो आपकी मशीनरी है अगर उस पर गिर जाए तो फिर वहाँ पर जंग पकड़ना शुरू हो जाएगा। एसिड टाइप का, उनकी कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपका डैमेज कर देंगे, जो आपका मेटल है उसको डैमेज करेंगे, उसमें जंग पकड़ेगा। ठीक है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत, केमिकल हजार्ड की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तीनों। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, कि जितने भी यहाँ पर रिएक्शंस ये सब हैं, सब होते हैं, सब कुछ हो सकते हैं किसकी वजह से, केमिकल हजार्ड के अंतर्गत होते हैं या इनके द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। देखिए, बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगस, फंगी लिखा हुआ है, इंसेक्ट है, एनिमल बाइट्स है, कोई जानवर काट लेता है, पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पौधा, एनिमल वेस्ट, गंदगी, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन की गंदगी, एनिमल की गंदगी, ये सब क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का खतरा, किस प्रकार का हजार्ड ये ला सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जहाँ पर भी आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें जब आ जाएं तो उनको आप किस में ले जाएंगे, वो सब बायोलॉजिकल में जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी बैक्टीरिया, वायरस और इस टाइप के, मतलब फंगस, इस तरह से शब्द आपको मिलेंगे तो ये किस प्रकार के खतरे के अंतर्गत आएंगे, ये जैविक खतरे के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आप सी सही होगा। देखिए, रासायनिक में केमिकल्स वगैरह, गैस वगैरह की वजह से, मतलब कुछ गैसेज, केमिकल्स की वजह से रासायनिक खतरे होंगे। फिजिकल, मतलब कोई मशीनरी, लोहा, कोई पार्ट से उस गिर जाता है, हमारे ऊपर चोट वोट लग जाती है, तो वो सब फिजिकल डैमेज के अंतर्गत आता है। साइकोलॉजिकल, मतलब हमें कहीं प्रेशराइज किया जाए, ज़्यादा प्रेशर से काम लिया जाए, सैलरी ना दिया जाए, परेशान किया जाए, या आपको कोई टॉर्चर कर रहा हो, फिजिकली अब्यूज कर रहा हो,
या फिर सेक्सुअली अब्यूज कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, साइकोलॉजिकल। मैंने चारों आपको इसलिए बता दिया कि वो चारों से रिलेटेड बार बार आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, परीक्षा में भी मिलेगा आपको जरूर। फिजिकल मतलब जो शारीरिक रूप से आपको जोखिम, मतलब जिससे खतरा हो। केमिकल मतलब ऐसे केमिकल्स वगैरह जिनकी वजह से आपको खतरा हो या मशीनरीज को खतरा हो, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से। या फिर साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक तौर पे, और बायोलॉजिकल मतलब जैविक। तो जैविक में सब बैक्टीरिया वगैरह सब जो आती हैं ये सब आपका जैविक के अंतर्गत आता है। तो इसका 22वें का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, खतरा मतलब ये सब बीमारी फैला सकती है ना, आपको अंदर से बीमार कर सकते हैं ना, जो चीज़ें लिखी हुई थी वही चीज़। देखिए फिर आ गया बायोलॉजिकल हजार्ड कैन अराइज ड्यू टू और क्या है, ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। मतलब पदार्थ की ही बात हो रही है कि जीवों या अन्य हानिकारक जीवों के द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण जैविक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ये सही बात है, ठीक है। जैविक खतरे कैसे हो सकते हैं, ये जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर जो जीवो लिखा हुआ है ना, जो बैक्टीरियाज है, एक बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार के दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया को उत्पन्न कर सकता है, जिससे क्या है कि हम आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं वायरस की तरह, वो हमें मतलब बायोलॉजिकली डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका सेंटेंस है 23 का सही होगा, जो लिखा है वो क्या है, ट्रू है, ये सच है। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन देखा था, ट्रू फॉल्स था ना, इसका ठीक है। ये भी हमने क्या, ये बायोलॉजिकल का था, ठीक है। हमने सोचा कहीं रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर एट द वर्क प्लेस। अगर हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत प्रेशर हो, कई जगहों पर आपने देखा होगा कंपनी जो कर बहुत वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। टारगेट होता है कि इसको आपको करना ही करना है, या फिर टारगेट कई प्रकार का होता है। जैसे सेल्स में होता है कि आपको इतने आपको LIC करवा ही देना है, इतना इंश्योरेंस आपको महीने भर में बेच देना है, नहीं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा तो अगले महीने आपको निकाल दिया जाएगा। या फिर कहीं आप प्लांट्स पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको कम से कम दिन भर में 20 प्रोडक्ट तैयार करना ही है, 20 से कम किए तो भी आपको सुनना है। मतलब जहाँ पे प्रेशर हो, तो वही बात कर रहा है, एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो वर्क प्लेस पर, ठीक है, हरासमेंट हो, तो ये सब क्या करेगा, कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, कार्यस्थल पर संघर्ष, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो, उत्पीड़न हो, मैंने आपको बताया किसी प्रकार से आपको कोई परेशान कर रहा हो, तो ये सब किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, मैंने आपको बताया था ये सब किसके अंतर्गत आएगा, साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये आप मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, रासायनिक में गैस वगैरह केमिकल वगैरह से प्रॉब्लम है, जैविक का मैंने बता ही दिया, जीव और ये जो वायरस और इस तरह की जो चीज़ें थी। शारीरिक मैंने आपको फिजिकल बता दिया था। तो यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल है, जो भी लिखा हुआ है मानसिक दबाव है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, मनोवैज्ञानिक खतरे उत्पन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 24 का क्या था, डी था। नेक्स्ट है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि क्या ऐसा है जो चोट लगने के खतरे को कम करता है, मतलब जो प्रोडक्शन है उसमें सुधार करता है, उत्पादन बढ़ाता है और परफॉर्मेंस बेहतर करता है एक एम्प्लॉय का, एक काम करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है एर्गोनॉमिक्स होगा, जैसे हर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपने सब्जेक्ट सुना होगा ना, BA MA इस तरह से सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वगैरह होता है। तो इसी तरह से ये भी श्रम दक्षता शास्त्र है एक तरह से, ठीक है, उसी की तरह से है। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि एक बेहतर इन्वायरमेंट देना, जिसमें हमारा एम्प्लॉय हमसे खुश रहे, हमारे वर्कर्स हमसे खुश रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। तो उसी का एक शास्त्र है, उसी का कुछ नियम है, उसी के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, हर चीज़ का एक रूल होता है ना कि बेहतर टीचिंग के लिए क्या होता है, आपको एक कोर्स पढ़ना होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो लोग CTI करते हैं उनको पता है इस कोर्स के बारे में। उसमें एक बुक होती है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की, उसमें यही रहता है कि बच्चों के साइकोलॉजी को कैसे समझे, एग्जाम्पल किस प्रकार से दें, कैसे आप मतलब उनको अपने तक खींच के रख सकते हैं, क्लास बोरिंग ना हो। तो इस चीज़ का एक लॉजिक है, एक बुक है, एक कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से प्रोडक्शन में कंपनी के लिए कितना हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए, लाइट हो, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर रोशनी अच्छी होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए,
और उसके अलावा बहुत से रूल्स वगैरह हैं कि मतलब जो डेली यूज होने वाले सामान है वो सामने होनी चाहिए, आसानी से मिल जाए, एम्प्लॉयज़ भी आपके हैप्पी रहें, उनको आप मतलब अप्रेजल देते रहें, समय समय पे बोनस देते रहें। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो काम करता है वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। जब वो अच्छा करेगा, परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, तो क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ ऐसे अर्गोनॉमिक्स रटेंगे ना तो आप भूल जाएंगे कि इसका क्या आंसर था, लेकिन जब आप जान गए ना अर्गोनॉमिक्स क्या होता है तो इसका आंसर सही कर पाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ठीक है, ये शब्द आगे भी शायद आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि एक बढ़िया माहौल तैयार करना जिससे कि काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर सकें बिना किसी दिक्कत के। मेंटेनिंग कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट मेंटेन करना विद गुड लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग वगैरह मतलब रोशनी वगैरह व्यवस्था करना, अच्छा टेम्परेचर हो, मतलब बहुत गर्मी ना हो, टीन सेट का वर्कशॉप बना दिया, कूलर वगैरह भी नहीं है और पता चला 52 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उमस हो रही है, फ़ैन भी नहीं है, बहुत लेस नॉइज, कम शोर शराबा हो, वाइब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कम जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, धमधमाहट की आवाज़ ना हो, ये सब चीज़ें ना हो, इस चीज़ को मेंटेन करना, बनाना क्या कहलाता है, अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर कंपन के साथ एक आरामदायक वातावरण बनाए रखना उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अभी हमने बताया था आपको इसके पहले कि वर्क प्लेस पर ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। देखिए अर्थशास्त्र आ गया ना, नहीं, ये आपका अर्गोनॉमिक्स के ही अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पर दोबारा से यही आंसर आपका सही होगा। यही सब आप करोगे तभी तो अच्छी रोशनी, अच्छा टेम्परेचर, शोर नहीं हो, शांति हो, वाइब्रेशंस कम हो, खूब आवाज़ न आ रही हो, ठीक है, तो ये सब बनाए रखेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, लोग खुश रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आंसर आपका सी है आपके सामने। ठीक है, इसीलिए इसको पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे उससे रिलेटेड एर्गोनॉमिक्स वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाई, कह रहा है कि एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, इसको देखिए, इसके ऑप्शंस देखते हैं। अक्सर कीपिंग द फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट विद इन ईजी रीच, कह रहे हैं जो चीज़ हमें बार बार इस्तेमाल करना है, किसी कंपनी में है और हमें कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बार बार हर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे में बार बार उसको यूज करना है, तो उसको क्या रखना है, उसको ऐसी जगह पे रखना है कि आप आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया था उपयोग की जाने वाली वस्तु को आसानी से पहुंचने के अंदर रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बार बार उसे लेने के लिए स्टोर रूम जाना पड़ रहा है, 5 मिनट का काम 5 मिनट वो स्टोर रूम जा रहा है लाने, तो ये भी एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रूल मतलब उसके ही अंतर्गत आता है। मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक, ठीक है, जब काम करते समय भी मशीनरी वगैरह इस प्रकार से लगी होगी, जो एम्प्लॉय हो इस तरह से काम कर रहा हो, ऐसे ना काम कर रहा हो, ऐसे काम करेगा तो कितनी देर काम करेगा, उसको कंधे पे और गर्दन में प्रॉब्लम होगी ना। तो वही कह रहा है कि कुछ इस कंधों को आराम और पीठ गर्दन को सीधी स्थिति में बनाए रखना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गतिशीलता, क्या है, प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर, गतिशीलता प्रदान करना और मुद्रा में परिवर्तन, मतलब ऐसा भी ना हो कि आपको इसी तरह से लगातार काम करते रहना है, कुछ ऐसा मूवमेंट होता रहे, थोड़ा बहुत ऐसे है, फिर इधर उधर भी हो सके, इधर उधर नहीं तो लगातार कोई एक पोजीशन पे काम करेगा तो भी बहुत जल्दी थकेगा और उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट वगैरह भी बना रहना चाहिए, हो सकता है और 1-2 घंटे पर टी ब्रेक होना चाहिए, 2 घंटे पर लंच होना चाहिए, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर लिखे सभी, आंसर कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, एर्गोनॉमिक्स वर्क। ठीक है, अच्छा माहौल बनाना कंपनी में, ये सब करेंगे तभी अच्छा माहौल रहेगा। ब्लैंक है, रिफर्स टू एनी क्रॉनिक एलिमेंट दैट हैपन अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। ठीक है, किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यवसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होती है। कह रहे हैं कि लगातार काम करने या ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसायिक वही बात हो रही है कि इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो, कोई बीमारी होती है, कोई बीमारी हो जाती है अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है, तो उसको किस प्रकार की बीमारी कहेंगे। ठीक है, तो वो आपकी सेफ्टी नहीं, बीमारी की बात कर रहा है, खतरा भी नहीं, कौन सी बीमारी होगी, ऑक्यूपेशनल बीमारी होगी, व्यवसायिक रोग कहेंगे उसको। ठीक है, 28 का आंसर ये रहेगा, व्यवसायिक रोग कहा जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर आपके उस ऑक्यूपेशन की वजह से, आपके उस व्यवसाय की वजह से ये बीमारी हुई है। ठीक है,
व्यावसायिक रूप। इंडस्ट्री में कई बार बहुत से लोगों को होती हैं प्रॉब्लम, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कुछ केमिकल वगैरह ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को सूट नहीं करते हैं, तो उनको सांस वाँस की बीमारी हो जाती है। बहुत ही अलग अलग टाइप की, अलग अलग आपने सुना भी होगा कि यार उस फैक्ट्री में काम करते थे, उसकी वजह से उनको सांस की दिक्कत हो गई, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाती हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाएंगी। 29 है ओवर एक्सपोज टू पोल्यूशन केमिकल स्मोक कैन कॉज। कह रहा है प्रदूषण, रसायनों, धुओं के संपर्क में ज़्यादा आना। ठीक है, ज़्यादा आने से क्या होगा? आप सभी को पता है कि जब धुआं, केमिकल, इन सब चीज़ों के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो अब क्या होगा? आपको फेफड़े का कैंसर हो सकता है। देखे होंगे सिगरेट के ऐड में दिखाता है कि ज़्यादा धुआं वही चीज़ है। ठीक है, क्या होगा? आपको लंग कैंसर यहाँ पर हो सकता है। तो आंसर आपका ए सही होगा 29 का। 30 है लाउड नॉइज इन वर्क प्लेस एटमोसफियर कैन। कह रहे हैं कि जहां आप काम कर रहे हो, काम करने के माहौल में तेज आवाज़ का कारण क्या, किस चीज़ का कारण बन सकता है? इसकी वजह से कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है? जहां पर बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, मशीनें हो, बहुत शोर करने वाली मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक से एक मशीनें होती हैं, बहुत शोर करती हैं। तो ऐसे जगहों पर काम करने से आपको क्या होगा? यहाँ पर लंग कैंसर नहीं होगा, ये धुएं की वजह से हो रहा था, केमिकल की वजह से हो सकता था। यहाँ पर आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहरापन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके कान को प्रॉब्लम होगी ना तेज आवाज़ से, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक है। आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ यूजर एंड मशीन। यूजर और मशीन दोनों को बचाता है। कौन ऐसी चीज़ है जो यूजर और मशीन दोनों को सुरक्षा करता है? ठीक है, ऐसा क्या होता है? उसको मशीन गार्ड कहते हैं। ठीक है, मशीन गार्ड क्या होता है? जनरली लेथ मशीन वगैरह आपने वर्कशॉप में देखा होगा, तो लेथ मशीन वगैरह में देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए साइड में देखते हैं इस तरह से लेथ मशीन रहता है, यहाँ चक वक लगे रहते हैं, ट्यूब इस तरह से, बहुत बढ़िया नहीं बना रहा हूँ मैं, समझ लीजिए लेथ मशीन है। तो लेथ मशीन आप देखा होगा कि इधर साइड में जो छोटी पुल्ली वगैरह होती हैं, जो बेल्ट लगा होता है, मोटर लगा होता है जो इसको चलाता है, तो इनके ऊपर कवर्स लगे होते हैं इस तरह से, मतलब मेटल के ही लगे रहते हैं। सामने भी इधर मेटल के ऐसे कवर लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सुरक्षित करते हैं कि आपका कोई कपड़ा वगैरह इस पुल्ली के अंदर ना आ जाए, जिससे आप मशीन के अंदर ऐसे खींच के चले जाएं, आपका हाथ ना आ जाए, बेल्ट वगैरह से आपको चोट ना लगे, उसमें उंगली ना आ जाए। इन सब चीज़ें, ये जो होता है गार्ड होता है, मशीन गार्ड ही इसको कहते हैं, मशीन गार्ड कहते हैं। इनका काम क्या है कि आपको भी बचाते हैं, प्लस ये जो पुली और बेल्ट वगैरह है वो उसको भी सुरक्षा प्रदान करते हैं किसी बाहरी चीज़ से। ठीक है, तो मशीन को और आपको दोनों को सुरक्षा देने वाली चीज़ कौन है? मशीन गार्ड कहलाती है। ठीक है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट चलते हैं। मशीन गार्ड हेल्प इन। मशीन गार्ड मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है? मशीन और ऑपरेटर दोनों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कि मशीन और ऑपरेटर, तो सही बात है, जो चलाने वाला है उसको भी सुरक्षित करता है और मशीन को भी सुरक्षित करता है। कौन? मशीन गार्ड। अभी हम लोग इसको पिछले क्वेश्चन मशीन गार्ड को डिस्कस कर रहे थे। फिर अगला कह रहा है मशीन के सुचारू रूप से संचालन और रख रखाव की अनुमति देता है। सही बात है, अगर वो सब सेफ रखेगा, पैक्स वगैरह मतलब डब्बे वब्बे सब बंद रहेंगे, तो उसमें कोई गंदगी या कुछ कचरा नहीं जाएगा, मशीन भी सेफ रहेगी। ठीक है, मेंटेन भी रहेगी। आपने मोबिल ऑयल वगैरह डाला, फिर कैपिंग जो भी गार्ड वगैरह बंद कर दिया, तो उसमें डस्ट वगैरह कम जाएगी, बाहर का कचरा नहीं जाएगा, तो स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन भी सही है। तीसरा कह रहा है दुर्घटनाओं को रोकता है। सिंपल सी बात है, अगर वो पैक रहेगा तो उसके अंदर ना तो आपका कोई कपड़ा फंसेगा, ना आपका हाथ फंसेगा, ना आपका कोई टूल फंसेगा, तो दुर्घटना भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली। पावर अपने आप कट जाए, इसके लिए कौन सा गार्ड यूज किया जाता है? ठीक है, पावर अपने आप कट जाए इसके लिए कौन सा गार्ड यूज किया जाता है? तो उसको कहते हैं इंटरलॉक गार्ड। ठीक है, इंटरलॉक गार्ड। इसके बाद क्या होता है? पावर कट होने के बाद मशीन जो है वो अपने आप लॉक हो जाती है। पावर दोबारा आएगी तो चलेगी नहीं, सेफ रहेगी। नहीं तो कई बार हो सकता है कि अगर ये गार्ड ना लगा हो तो लाइट गई, मशीनरी बंद हो गई, कोई दूसरा आदमी है जिसको पता नहीं है कि मशीन चालू है, वो जाएगा, तभी लाइट अचानक से आ गई तो क्या होगा?
मशीन चल जाएगी और वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। तो यही लिखा हुआ, स्वचालित रूप से बिजली कटने के लिए इनमें से कौन सा गार्ड का उपयोग किया जाता है, तो इंटरलॉक गार्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, पर्यावरण के उत्तरदायित्व उपयोग से लाभ होता है। ठीक है, एक हम मतलब पर्यावरण में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम अगर कंट्रोल में यूज करें तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, एक हम जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें कि नहीं ये पानी है तो इसको मैं इतना ही इस्तेमाल करूं जितना हो सकता है। जैसे नेचुरल रिसोर्स क्या है, धूप, पानी, हवा, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें पर्यावरण से मिलते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, वाटर लेवल दिन पर दिन नीचे जा रहा है, तो अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब एक जिम्मेदार पर्सन की तरह कि एक बाल्टी पानी चाहिए तो एक बाल्टी ही यूज करें, ऐसा ना हो कि 4 बाल्टी गिरा के 1 बाल्टी लेकर जा रहे हैं। कई बार होता है हम खोल दिए टोटी, पानी भर रहा है, तब तक ब्रश करके हम आ रहे हैं, तब तक 10 बाल्टी गिर चुका है। तो ये अगर आप सही तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं इन्वायरमेंट को, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे आपका प्रेजेंट में भी, ठीक है, प्रेजेंट में भी आपकी केवल वर्तमान जनसंख्या मतलब प्रेजेंट में जो लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, फ्यूचर के लिए भी, जनरेशन के लिए आप बचाएंगे। अगर आज आप अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखते हैं तो प्रेजेंट टाइम के लोग तो बेनिफिट लेंगे ही, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आंसर सी। आंसर सी क्या कह रहा है, बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब अभी जो चल रही वो और आने वाले पीढ़ी दोनों को फ़ायदा मिलेगा अगर हम एक लिमिट में, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज या इन्वायरमेंट पर्यावरण को हम लोग इस्तेमाल करें तो। ठीक है, तो 34 का आंसर सी सही हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रही है, ओजोन लेयर आपने सुना होगा कि दिन पर दिन जो है ओजोन लेयर जो है हमारी मतलब धरती के चारों तरफ राउंड ऑफ है, मतलब जो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें आती हैं उससे भी बचाता है, बहुत तरह से हमें सेफ रखता है हमारे मतलब अर्थ को। तो उसी की बात हो रही है कि ओजोन डिप्लेशन इज डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की परतों में होने वाली गड़बड़ी है। ठीक है, तो जो हमारा वायुमंडल है उसके किस तरह की परत में मतलब ओजोन है, ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल के कौन सी परत है, बाहरी परत है। ठीक है, हमारा जो बाहरी लेयर, हमारा वायुमंडल ये हो गया, उसके बाहरी परत जो है वो ओजोन लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि कॉज्ड इन किस लेयर में मतलब ये प्रॉब्लम जो है या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो कौन सा गड़बड़ी हो रही है, किस लेयर में, आउटर लेयर में। ठीक है, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, बचाने की बात कर रहा है आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट यानी अपने पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है। वी नीड टू मिनिमाइज ऑफ यूजेज ऑफ, कह रहा है कि अगर हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें मिनिमाइज करना, कम इस्तेमाल करना पड़ेगा या बचाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें उपयोग को कम से कम करने की आवश्यकता है। अगर हम पर्यावरण की किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम से कम इस्तेमाल करें। जो मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था एक तरह से, तो यहाँ पर देख लीजिए, पर्यावरण को बचाना है तो क्या करना है, हमें प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, वायु तो आप जितना चाहिए लेंगे, रोशनी भी ले सकते हैं सूरज की, लेकिन प्लास्टिक अगर कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पर्यावरण में जो डैमेज हो रहा है कम डैमेज होगा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है हर रूप से फैलाता है ये प्लास्टिक। ठीक है, और गवर्नमेंट लगातार कोशिश करती है प्लास्टिक को बैन करने के लिए, लेकिन जब तक हम और आप चाहेंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसे हमें एक जिम्मेदारी के तौर पे लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कम से कम नए लोग आएँ आगे, नए पीढ़ी, और जो होते हैं ना कि नया यूथ है, अगर कुछ चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, इन चीज़ों को करना चाहिए। प्लास्टिक ना यूज करें, या बहुत मजबूरी फंसी तो कभी कभी हो गया तो कभी कभी हो, ऐसा ना हो कि हम हमेशा यूज करें। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स लीड,
कह रहे हैं कि हम लोग खेतों में आजकल खाद, उर्वरक और कीटनाशक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, इससे क्या मतलब क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो खेतों में जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, ये जो आपका लिखा हुआ उर्वरक और मतलब जो खाद वाद यूरिया वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाएँ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम किसको होगी या कौन सा पोल्यूशन फैलेगा। ठीक है, तो उससे हमारा सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी का प्रदूषण फैलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो उसको खेतों में मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे मिट्टी की जो क्षमता है पैदावार करने की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो आंसर बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हेन वी फॉलो 3RS में 3RS एक ट्रिपल R मेथड होता है। ठीक है, ट्रिपल R मेथड होता है, रीयूज, रिसाइकिल और ऐसे कुछ करके है एग्जैक्टली, एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बेबी इसको बहुत पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा है, तो कुछ इसी तरह से है, रीयूज, रिसाइकिल, एक और कोई शब्द है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम इसे डे टू डे अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम 3R मेथड, ठीक है, 3R मेथड को अगर हम यूज करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसी की बात कर रहा है। जब हम अपने दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3R पद्धति का पालन करते हैं तो हम किस चीज़ को वो कर सकते हैं, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करने के लिए एक तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रिसाइकिल, रीयूज मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पानी है, ठीक है, पानी लिया, पानी नहाया ना, नहाने के बाद उस पानी को किस रूप में दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक ही रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रूपों में इस्तेमाल करना, अगर हम ऐसा करते हैं कि जो नहाने के बाद जो पानी निकला उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लिया, हालांकि शायद सही नहीं रहेगा, या किसी और रूप में इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने पानी बचाया ना, एक ही पानी को 2 जगह इस्तेमाल कर लिया। नहीं तो क्या होता कि इस नहाने के लिए अलग पानी लेते और दूसरे काम के लिए अलग पानी लेते। तो अगर हम एक ही पानी को 2 रूप में यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, पानी को हमने बचाया ना, तो वही चीज़ हो रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं अगर हम ये रीयूज और रिसाइकिल, और एक और है कोई, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, आपको याद आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि ट्रिपल R का जो फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ बचाओगे, तो आप बचाओगे नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाया जा सकता है रिसाइकिल और रीयूज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा ये हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा 38 का। सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड आर डिस्ट्रॉयड, ऐसे पदार्थ जो होता है ना कि जो नष्ट हो जाते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह नष्ट नहीं होता है ना, उसको जलाओगे तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे गैस के रूप में। ठीक है, ज़मीन में रख दो तो भी वो नहीं सड़ते हैं। तो ये कह रहा है ऐसा जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो नष्ट हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो आसानी से ख़त्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए या इन्वायरमेंट के साथ मिल जाए, घुल मिल के ख़त्म हो जाए, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, इसको आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा इसकी हिंदी मीनिंग एक बार, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ा क्यों रहे हो, गूगल को ही बोल देते पढ़ने के लिए। ठीक है, कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है, सही बात भी है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर से आ गया 3R लिखा है उसी चीज़ को, ट्रिपल R मेथड जो होता है, विच इज़ यूज टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए, मतलब या उसको बचाने के लिए अगर हम ट्रिपल R मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड्स लिखा है ना। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाले 3R मेथड में पद्धति में क्या क्या शामिल है। ठीक है, देखिए आ गया तीनों R यहाँ आपका आ गया। ठीक है, गूगल करने की ज़रूरत नहीं ट्रिपल R का। ठीक है, क्या आ गया, रिड्यूस मतलब जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करें, पर्यावरण की जो चीज़ है जैसे पानी है फॉर एग्जांपल, पानी कम से कम इस्तेमाल करें। रिसाइकिल, दोबारा उसको 2-3 रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें एक ही पानी को, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके उससे हम सिंचाई कर लें या उससे कपड़े धो लें, अगर उसको थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। या फिर कहते हैं ना कि जो आपको वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको पानी को दोबारा ज़मीन के अंदर, जो पानी है बारिश का उसको ज़मीन के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे वाटर लेवल मेंटेन रहता है।
तो रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना, रिसाइकिल मतलब उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल कर लेना, रिसाइकिल मतलब दूसरे रूप में घुमा घुमा के होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे निशान बना था। रिसाइकिल मतलब होता है पुराने प्रोडक्ट से फिर से नया प्रोडक्ट बना लेना, इस तरह से, ठीक है। या फिर रीयूज, उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना। तो ये 3 शब्द हैं ट्रिपल आर, ठीक है। और तीनों इसमें अप्लाई होते हैं, ट्रिपल आर मेथड में तीनों अप्लाई होते हैं, इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों, ठीक है। और ट्रिपल आर का मतलब भी यही होता है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ठीक है। तीनों आर का यही मतलब होता है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। उसमें न्यू टॉपिक होगा, और ये जो OSHEEOC का जो टॉपिक था, इसमें 40 क्वेश्चन थे, 40 हमने आपको करा दिए। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।